बच्चों आज मैं आपको बता रही हूँ लवणों के पीएच के बारे में। ठीक है, लवणों का पीएच। ठीक है, अब आपको हमने बताया था कि लवण जो है उनका पीएच बीच में होता है 1 से 14 के, यानी कि 7 के आसपास का, है ना। पर ऐसा हमेशा ऐसा ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, लवणों का पीएच कितना होगा ये बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि लवण कैसे बना है। ठीक है, हमने पढ़ा था लवण कैसे बनता है। ये अगर एक अम्ल का रूप है और दूसरा हम ले रहे हैं एक क्षारक का रूप, तो इन दोनों को मिला के इसका M और X मिलाकर, ठीक है, क्या बनता है MX, यानी कि हमारा लवण, और जमा H2O यानी कि हमारा जल, है ना। इसी प्रकार लवण का निर्माण होता है। तो यानी कि लवण का निर्माण जो है वो एक अम्ल और एक क्षारक जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है और उसी से लवण का निर्माण होता है। यही हमने पढ़ा था। ठीक है, अब हम कौन सा अम्ल और कौन सा क्षारक ले रहे हैं इसी पे निर्भर करेगा कि कौन सा लवण बन रहा है, और हम कितना प्रबल या दुर्बल अम्ल ले रहे हैं और कितना प्रबल और दुर्बल क्षारक ले रहे हैं, इस पे निर्भर करेगा कि लवण का पीएच क्या होगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको उदाहरण देती हूँ। अगर मेरे पास एक प्रबल अम्ल है और मेरे पास एक प्रबल क्षारक है, तो दोनों ही चीजें मेरे पास प्रबल हैं, तो वो आपस में एक दूसरे को उदासीन कर देंगी पूरी तरीके से, और जो लवण बनेगा वो मेरा एक उदासीन लवण बनेगा, है ना। और ऐसे उदासीन लवण का जो पीएच होगा वो पीएच हमेशा 7 के आसपास का होगा। ये जो मैंने निशान डाला है इसका मतलब होता है, कौन से निशान की बात कर रही हूँ, इस निशान की। इस निशान का मतलब होता है कि लगभग, तो पीएच जो है लगभग 7 के आसपास ही होगा और जल बनेगा साथ में। ठीक है, लेकिन अगर इसी के विपरीत मैं एक प्रबल अम्ल लूं और उसकी अभिक्रिया में कराऊं एक दुर्बल क्षारक के साथ, तो क्या होगा, ये जो क्षारक है ये क्षारक अम्ल को पूरी तरह से उदासीन नहीं कर पाएगा क्योंकि ये दुर्बल है और ये प्रबल है। ठीक है, तो ऐसे में जो मेरा लवण बनेगा वो लवण कैसा होगा, उसमें अम्ल का असर होगा क्योंकि मेरे पास जो अम्ल है वो प्रबल है, तो ये एक अम्लीय लवण बनेगा। ठीक है, और इस अम्लीय लवण का साथ में जल, और इस अम्लीय लवण का जो पीएच होगा वो पीएच जो है वो कैसे होगा, 7 से कम होगा, यानी कि अम्ल की तरफ होगा। लेकिन अम्ल जितना 5 के करीब नहीं पहुंच जाएगा। ये सिर्फ क्या मतलब है, लवण में अम्लीय असर होगा, तो ये जो पीएच है 7 से कुछ कम होगा, मतलब लगभग 5.5 से 7 के बीच होगा। इतना समझ में आता है। ठीक है, ठीक है, तो अब हमारे पास इस प्रकार से 4 तरह के लवण तैयार हो जाते हैं। ठीक है, कैसे, प्रबल अम्ल अभिक्रिया करेगा प्रबल क्षारक के साथ, ठीक है, और प्रबल अम्ल, थोड़ा सा इसको मैं नीचे लिखूंगी, इसके नीचे और जानकारी देने के लिए आपको। ठीक है, दूसरे में प्रबल अम्ल जो है वो अभिक्रिया करेगा दुर्बल क्षारक के साथ। ठीक है, तीसरा अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे, अब हमने ये 2 अभिक्रिया किसके साथ की है, प्रबल अम्ल के साथ। अब हम लेंगे दुर्बल अम्ल। ठीक है, ये दुर्बल अम्ल जो है ये अभिक्रिया करेगा
प्रबल क्षारक के साथ, और चौथे नंबर पे ये दुर्बल अम्ल जो है ये अभिक्रिया करेगा दुर्बल क्षारक के साथ में। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, अब इसमें क्या है बेटा, पहले में प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक, तो दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से उदासीन कर देंगे, इसलिए मेरे पास जो लवण बनेगा वो बनेगा उदासीन लवण। ठीक है, उदासीन लवण का जो पीएच होगा कितना होगा, उदासीन लवण का पीएच होगा लगभग 7 के करीब। दूसरे में प्रबल अम्ल है लेकिन क्षारक दुर्बल है, तो किसका असर ज्यादा होगा, अम्ल का असर ज्यादा होगा, इसलिए यहां मुझे मिलेगा अम्लीय लवण। ठीक है, और इस अम्लीय लवण का पीएच कितना होगा, मैंने आपको बताया लगभग 5.5 से 7 के बीच। अब दूसरा देखिए, दुर्बल अम्ल है और साथ में प्रबल क्षारक है तीसरे में। ठीक है, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक। अब यहाँ क्षारक प्रबल है तो किसका असर ज्यादा होगा, क्षारक का, तो इसलिए यहाँ मुझे जो लवण मिलेगा वो क्षारकीय लवण मिलेगा। ठीक है, और इस क्षारकीय लवण का पीएच 7 से ज्यादा होगा क्योंकि क्षारक का 7 से ज्यादा होता है, तो इसका हम मान सकते हैं कि पीएच जो है लगभग हमारा कितना होगा, 7 से लेके 8.5 के बीच। समझ में आ गई ये बात, 7 से 8.5 के बीच होगा। चौथे नंबर पे जो हमारा आ रहा है, चौथे नंबर पे हमारा दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक, तो यहाँ फिर से दोनों ही चीजें दुर्बल हैं, तो दोनों ही चीजें एक समान हैं, तो वो एक दूसरे को पूरी तरह से उदासीन कर देंगी, तो इसीलिए यहाँ जो बनेगा हमारा उदासीन लवण बनेगा फिर से। ठीक है, तो अब इससे आपको ये समझ में आ गया, जब दोनों चीजें एक समान है तो उदासीन लवण बनेगा, और दोनों जब एक समान नहीं है तो जो चीज प्रबल है वही असर लवण में आएगा। अब इसके उदाहरण पता होने चारों के बहुत जरूरी है आपको। जैसे प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक, आप मुझे एक प्रबल अम्ल, आप कोई भी प्रबल अम्ल ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं सबसे आसान आपको लेके बताती हूँ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जमा प्रबल क्षारक, अब प्रबल क्षारक आपका हो सकता है NaOH, ये एक प्रबल क्षारक है। तो अब यहाँ जो आपका लवण बनेगा वो क्या बनेगा, लवण के लिए यहाँ पे हम इसका Cl और इसका Na ले लेंगे, तो हमारा बन जाएगा लवण। लेकिन एक बात याद रखेंगे, खाली एज इट इज नहीं लिख देंगे इसे, हमें इसमें इनके सूत्रों का ध्यान रखना पड़ता है। सोडियम और क्लोरीन को मिलाकर NaCl बन रहा है ना, लेकिन इसी की जगह अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि अलग भी हो सकता है, सूत्र पे निर्भर करेगा। NaCl यानी कि साधारण नमक जो हमारा होता है, जिसका नाम है, रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब हम अगला देख रहे हैं, प्रबल अम्ल, फिर से हम चलो HCl ही ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जमा हमारा दुर्बल क्षारक। दुर्बल क्षारक अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था पिछली क्लास में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या एंटासिड की तरह उपयोग में लाते हैं, ये एक दुर्बल क्षारक है ना। तो अगर इसको देखें अब, तो आप यहाँ देखिए, अब इसमें क्या क्या है, Mg और Cl, इनको मिला के लवण बनेगा, लेकिन Mg और Cl को मिला के जो लवण बनता है वो MgCl नहीं होता है, क्या होता है उसका सूत्र, MgCl2 जमा H2O। ठीक है, तो इस प्रकार जैसे कि हमने MgCl2 में देखा है, इस प्रकार हमें सूत्र का भी ध्यान रखना होता है। ठीक है, अगला देखिए, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक। अब हम उल्टा कर रहे हैं, दुर्बल अम्ल जैसे कि बेटा एसिटिक एसिड, ठीक है, किस में होता है, ये सिरके में होता है। ठीक है, एसिटिक एसिड ये दुर्बल अम्ल है, और साथ में हमने प्रबल क्षारक ले लिया, फिर से हम NaOH ले लेते हैं। ठीक है, तो इनको मिला के हमारा क्या बनेगा, आप सोच सकते हो इनको मिला के हमारा क्या बनेगा, अगर आप बता सकते हो तो लिखकर बताओ मुझे इसमें कमेंट्स में। इनको मिला के हमारा बनेगा बेटा, लवण के लिए हमें क्या लेना है, लवण के लिए हमें यहाँ से धातु लेनी है। ठीक है, और यहाँ से हमें H हटाकर बाकी सारा हमारा पूरा आयन हमें लेना होता है।
तो इतना पूरा आयन हम लेंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, CH3COO H की जगह Na लग जाएगा और जमा H2O। ठीक है, अब हम चौथा देखेंगे, इसका नाम क्या होता है, CH3COONA, इसका नाम आप जानते हो, इसका नाम होता है सोडियम एसीटेट। इसका नाम क्या था, मैग्नीशियम क्लोराइड, और इसका नाम है सोडियम एसीटेट। ठीक है, अब हम आखिरी देख रहे हैं दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल में हम फिर से यही ले लेते हैं CH3COOH, और दुर्बल ही क्षारक लेना है। दुर्बल क्षारक में यहाँ ऊपर मैंने आपको बताया था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसके अलावा एक और दुर्बल क्षारक होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब इससे हमारा क्या बनेगा, अब फिर से देखिए, यहाँ हमें क्षारक में से OH छोड़ के बाकी का हिस्सा लेना होता है, और हमें अम्ल में से H छोड़ के बाकी का हिस्सा लेना होता है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, CH3COONH4। ये क्या बना हमारा, अमोनियम एसीटेट। ठीक है, तो ये जो CH3COO है, इतने को हम एसीटेट कहते हैं। ये हमने जो दुर्बल अम्ल लिया है, ये दुर्बल अम्ल क्या लिया है हमने, एसिटिक एसिड, है ना, एसिटिक एसिड नाम है इसका। तो एसिटिक से ही हमारा नाम बना एसीटेट, तो इतना हिस्सा एसीटेट कहलाता है। उसके आगे हम बाकी का नाम जोड़ देते हैं, जैसे यहाँ एसीटेट है तो सोडियम एसीटेट, यहाँ अमोनियम, ये अमोनियम है, अमोनियम एसीटेट, इस लवण का नाम बन गया। समझ में आ गया इतना बेटा सबको। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं अगली वीडियो में उसे क्लियर कर दूंगी।